हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल जिक्की भाई मोहनलाल खिचड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिंदी में टॉपिक लेकर आए हैं विशेषण। देखो, हम जो शब्द वर्गीकरण करते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर तो शब्दों को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। अर्थात जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, और जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके भी चार प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी के भी चार प्रकार प्राप्त होते हैं हमें: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसमें से हम सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है विशेषण। देखो, ये श्रृंखला यहाँ से इसलिए शुरू की गई कि जब लॉकडाउन लगा था, सरकार का आदेश आया था कोचिंगों को बंद करने का, तब तक की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संज्ञा। तो उसके बाद से शुरू किया गया सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जब ये क्रिया तक कंप्लीट हो जाता उसके बाद संज्ञा का टॉपिक डाल दिया जाएगा। और ये डालने के बाद भी शुरू से हम जो वर्ण विचार हैं और शब्द विचार हैं, ये दोनों टॉपिक भी हम पढ़ेंगे जो पहले पढ़ने चाहिए थे। तो जो बच्चे हिंदी शुरू से पढ़ना चाहते हैं वो वर्ण विचार, शब्द विचार, ये टॉपिक इनके बाद डाले जाएंगे, तो वहां से आप पढ़ लेंगे। ये डालने के बाद मैं अविकारी शब्द करवाऊंगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विशेषण। देखो, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और क्या विशेषताएं हमें प्राप्ति होती है। विशेषण का अर्थ यह है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की यदि परिभाषा देखें तो क्या होगी? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखो, विशेषण के प्रयोग देखें तो किस प्रकार से होते हैं और विशेषता किस प्रकार से। जैसे मैं शब्द लिख रहा हूं, नीला कमल। यहां कमल एक संज्ञा शब्द है और नीला शब्द है, ये विशेषता बता रहा है किसकी? कमल शब्द की बता रहा है। तो नीला शब्द क्या हो गया? नीला एक विशेषण हो गया। तो जो शब्द विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे, और जो मूल शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है संज्ञा या सर्वनाम, उसे कहेंगे हम विशेष्य, उसे कहेंगे हम विशेष्य। इसी प्रकार आ जाइए, वह लड़का ईमानदार है। वह लड़का ईमानदार है। यहाँ लड़का एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? ईमानदार शब्द कर रहा है। तो यहाँ ईमानदार शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया, और लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो देखो, इस प्रकार के जो शब्द होंगे उसमें एक पद है वो तो विशेष्य होगा, दूसरा पद है वो क्या होगा? विशेषण होगा।
वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के हमें दो रूप प्राप्त होते हैं। कितने रूप प्राप्त होते हैं? दो रूप प्राप्त होते हैं। दो रूप देखो कौन कौन से हैं। एक तो आता है उद्देश्य विशेषण और एक आता है विधेयवाचक विशेषण। विधेय विशेषण, यदि कोई विशेषण शब्द पहला जो प्रथम पद है वो विशेषण हो और जो द्वितीय पद है वो कोई संज्ञा या सर्वनाम हो, तो ये किस प्रकार का होगा? ये उद्देश्यवाचक विशेषण होगा। ये किस प्रकार का होगा? ये उद्देश्यवाचक विशेषण होगा। देखो जैसे वाक्य होता है ना, राम खाना खाता है, यहां राम क्या है? इस वाक्य में उद्देश्य है और शेष बचा हुआ वाक्य क्या है? विधेय है। तो पहले कौन आएगा? उद्देश्य आएगा। पहले उद्देश्य आएगा तो यहां भी यदि विशेषण शब्द पहले आता है, यदि विशेषण शब्द पहले आता है तो वो उद्देश्यवाचक विशेषण होगा। जैसे विशेषता देखें हम, लंबा आदमी, चौड़ा रास्ता, फटी कमीज। यहां देखो लंबा, चौड़ा, फटी, ये शब्द विशेषण शब्द हैं। यहाँ आदमी की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ रास्ते की बताई जा रही है, यहाँ कमीज की विशेषता बताई जा रही है। तो ये सभी किस प्रकार के हैं? उद्देश्यवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसी प्रकार हमने यदि पहला पद विशेष्य हो, प्रथम पद है वो विशेष्य हो, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम हो, और द्वितीय पद है वो विशेषण होता है, तो उसे हम कहेंगे विधेयवाचक विशेषण। जैसे वह लड़का ईमानदार है, वह लड़की होशियार है, वह बुद्धिमान है। यहाँ संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है और विशेषता बताने वाले शब्द बाद में आ रहे हैं। वह बुद्धिमान है, यहाँ वह सर्वनाम शब्द है और उसकी विशेषता बुद्धिमान शब्द बता रहे हैं। तो बुद्धिमान विशेषण शब्द है, वह सर्वनाम है, विशेष्य है। तो यहाँ यदि पूछा जाए किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ विधेयवाचक विशेषण माना जाएगा। यदि हम विशेषण के प्रकार की बात करें तो विशेषण के कुल 4 प्रकार प्राप्त होते हैं। विशेषण के कुल 4 प्रकार प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार देखो कौन कौन से हैं। चार प्रकार में पहला आता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब देखो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण का आशय है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार, रंग बोधक या रंग का प्रकार, दिशा
काल या देश दशा, काल या देश दशा, देश स्थान, स्पर्श, स्वाद या गंध आदि की विशेषता बताई जाती है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द है उसके गुण दोष बताए जाए, उनका आकार बताया जाए, उनका रंग बताया जाए, स्वाद बताया जाए, स्थान काल देश बताया जाए, उनकी दशा बताई जाए, उनकी अवस्था बताई जाए, उनका स्पर्श बताया जाए, स्थान या जगह का बोध हो, तो उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। देखो गुण दोष में हम देखें कि वो गुण दोष कौन से हो सकते हैं, आकार कौन सा हो सकता है, रंग कौन सा हो सकता है। तो इन सब बातों में देखें गुण दोष में, जैसे व्यक्ति यदि कोई आता है बल्हा आदमी, तो यहाँ आदमी की विशेषता बला शब्द बता रहा है, तो बला शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है और ये उस व्यक्ति के गुण बरताने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार आ जाए वीर बालक या वीर सैनिक। अब सैनिक है, इसकी विशेषता वीर से बताई जा रही है। इसी प्रकार आ जाए बुरा लड़का। अब यहाँ लड़के का दोष बताया जा रहा है, तो बुरा लड़का, बुरा शब्द है, दोष दर्शा रहा है, परंतु विशेषण का प्रकार पूछा जाए तो किस प्रकार का होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो जिन शब्दों से गुण या दोष का पता चलता है तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसी प्रकार आकार में देखें, लंबा पेड़, छोटा आदमी, लंबा पेड़, छोटा आदमी। यहाँ लंबा, छोटा, ऊंचा, बड़ा, ये सब क्या दर्शाने का कार्य कर रहे हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम के आकार दर्शाने का कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें आकार के अंतर्गत अर्थात गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। फिर आता है रंग बोधक। रंग बोधक में देखो जैसे काला, पीला, हरा, लाल, लाल मिर्च, काला आदमी, हरा पेड़, इस प्रकार से कोई रंग के बारे में आए, काला, पीला, हरा, सफेद, किसी भी रंग का बोध करवाया जाता है तो उसे रंग बोधक कहा जाता है। दिशा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये सब दिशाओं का बोध जिससे किया जाता है कि उसका मकान उस मकान से उत्तर में है या उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा, पूर्वी हवा, उत्तरी हवा, या हवा की विशेषता दर्शाया जा रहा है कि उत्तर से आ रही है, तो दिशा का बोध होता है, उसे भी गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। काल देश स्थान, जैसे भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जयपुरी, ग्रामीण, शहरी, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, ये सभी काल देश स्थान का दर्शाने का कार्य करें। इसी प्रकार दशा बताई जाए, जैसे स्वस्थ है, रोगी है, दुखी है, सुखी है, ये सब दर्शाया जाए। स्पर्श, जैसे खुरदरा है, कोमल है, कठोर है, ये स्पर्श का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार स्वाद या गंध देखें तो तीखापन है, तीखापन, खट्टा, मीठा, चटपटा, ये सब स्वाद व गंध का अनुभव करवा रहे हैं। तो इन सभी शब्दों को गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत माना जाता है। अब देखो गुणवाचक की बाद में आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक वे विशेषण शब्द जिससे किसी संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध जहां होगा उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखो संख्या का बोध है वो दो प्रकार से होगा, इनके पुनः हम दो उपभेद करेंगे। दो उपभेद कौन कौन से होते हैं देखो, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है और अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे देखो, आज है 5 रजिस्टर। अब रजिस्टर है, उनकी संख्या कितनी है? 5। संख्या निश्चित दर्शाई जा रही है, तो निश्चित संख्या आ रही है, तो यहां निश्चित संख्यावाचक होगा। यदि यही आ जाए कुछ रजिस्टर, अब कुछ रजिस्टर में रजिस्टर है परंतु कितने हैं? कुछ रजिस्टर हैं, तो कुछ अनिश्चित दर्शा रहा, तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। जहां संख्या का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। अब देखो, निश्चित संख्यावाचक के पुनः हमें क्या रूप, कितने प्रकार प्राप्त होते हैं? एक तो आता है गणनावाचक। गणनावाचक में 1, 2, 3, 4, 5 गणना की जाती है, 1 से लेकर आगे तक, ये गणनावाचक होते हैं। इसके बाद आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्रम से खड़े होते हैं, जैसे स्कूल में होते थे प्रार्थना के समय, क्रम से लंबाई के अनुसार, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे, ये क्रमवाचक हो गया। तीसरा आता है आवर्तीवाचक। आवर्ती में जितनी संख्या होती है उतनी दोबारा होती है, मतलब जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, ये सभी हो गए आवर्तीवाचक। चौथा आता है, वो आता है समुदायवाचक, जहां समूह होता है, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों, इस प्रकार से अंत तक चलता रहेगा। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पुनः 4 उपभेद प्राप्त होते हैं, 4 प्रकार प्राप्त होते हैं। गणनावाचक जिसमें 1, 2, 3, 4 से 4 पेन, 5 रजिस्टर, 3 लड़के, इस प्रकार से 10 लड़कियां, जो भी शब्द आ जाए वो गणनावाचक होगा। पहला छात्र, दूसरी छात्रा, इस प्रकार से आ जाए, तीसरा बालक, तो ये हो जाएगा क्रमवाचक होगा। पहला मकान, दूसरा मकान, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, ये क्रमवाचक हो गया। आवर्तीवाचक दुगुना, तिगुना, दुगुना धन, तिगुने लड़के, इस प्रकार से आ जाए, आवर्तीवाचक होगा। समुदायवाचक जैसे दोनों छात्र, तीनों लड़के, चारों घर, ये आ जाए, तो दोनों, तीनों, चारों, ये किसको प्रदर्शित कर रही? समुदायवाचक को प्रदर्शित कर रही। तो निश्चित व संख्यावाचक में 4 प्रकार होंगे। अनिश्चित में जैसे आ जाए दर्जनों केले, अब कितने हैं कोई संख्या निश्चित नहीं है, दर्जनों केले हैं, तो अनिश्चित है। कुछ केले आ जाए, दर्जनों आ जाए, सैकड़ों छात्र आ जाए, तो कुछ या सैकड़ों, दर्जनों, इस प्रकार के जो शब्द आ जाए वो किस में आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। तीसरा जो विशेषण आता है वो आता है परिमाणवाचक, जिसमें माप या तौल की इकाई का बोध होता है। माप या तौल की इकाई का बोध होता है, उन शब्दों में परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। इस प्रकार संख्यावाचक के 2 भेद प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार परिमाणवाचक के भी 2 भेद प्राप्त होते हैं। देखो कौन कौन से भेद प्राप्त होते हैं। परिमाणवाचक के भेद देखें हम, ये उतार लीजिए, आप उतारना चाहें तो। दो उदाहरण देखते हैं मापने वाली इकाई में या परिमाणवाचक में। जैसे एक शब्द है 5 मीटर कपड़ा और अजय कुछ लीटर दूध। अब देखो यहां निश्चित है कि कपड़ा कितना है, 5 मीटर है। यहां दूध के संबंध में आया है कुछ लीटर, तो एक तो निश्चित परिमाण हो गया और एक अनिश्चित परिमाण हो गया। तो इसके पुनः 2 उपभेद होंगे, एक तो निश्चित परिमाणवाचक होगा और एक अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जिससे
मापने की इकाई का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। जिससे मापने की जो इकाई है या माप है वो अनिश्चित है, वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। कुछ लीटर, कुछ मीटर, कुछ किलो, इस प्रकार से आएगा। जहाँ 5 किलो, 2 किलो, 5 मीटर, 7 लीटर, इस प्रकार से आएगा तो वो निश्चित होगा। जहाँ अनिश्चितता होगी वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अगला जो आता है वो आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। चौथा प्रकार प्राप्त होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक। देखो, सर्वनाम के समय भी हमने पढ़ा था कि जब कोई सर्वनाम शब्द आता है और वह सर्वनाम शब्द ही विशेषण की तरह प्रयुक्त कर दिया जाता है, विशेषण की तरह प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वहां सार्वनामिक या संकेतवाचक होगा। इसमें क्या होगा, सर्वनाम शब्द होगा और उसके तुरंत बाद जिसकी विशेषता बताया जा रही है उस संज्ञा का उल्लेख होगा। तो वहां यहाँ वो शब्द है, सर्वनाम शब्द है, वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वह लड़का, अब यहाँ लड़का है, इससे पहले वह शब्द आया, वह एक सर्वनाम शब्द है, उसके तुरंत बाद लड़के की ओर वह लड़का कक्षा में आगे बैठता है। अब देखो, लड़का शब्द है, इसकी विशेषता किसने दर्शाई है, वह शब्द ने दर्शाई है। तो वह शब्द में क्या होगा, वह शब्द में सार्वनामिक विशेषण होगा। यदि यहाँ लड़का नहीं होता, वह कक्षा में आगे बैठता है, तो यहाँ वह क्या होता है, केवल सर्वनाम होता। और इसके तुरंत बाद संज्ञा का वो दो शब्द आया है, तो लड़का शब्द का उल्लेख होते ही क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी प्रकार किसी बालक ने आवाज लगाई है। अब बालक संज्ञा शब्द है और किसी शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है। तो किसी शब्द है, इसके तुरंत बाद संज्ञा का उल्लेख है, तो किसी शब्द में क्या माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। और यदि बालक शब्द हटा दिया जाए, किसी ने आवाज लगाई है, तो फिर किसी ने आवाज लगाई, ये क्या हो गया, अनिश्चित सार्वनामिक सर्वनाम हो गया। किसी ने आवाज लगाई, ये क्या हो गया, अनिश्चित सर्वनाम हो गया। तो जिसके बारे में अनिश्चयवाचक, यदि आ जाता तो क्या हो जाता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। यहाँ यदि बालक शब्द का उल्लेख हो गया, तो बालक शब्द का उल्लेख होते ही क्या हो गया, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो गया। जैसे उस बुढ़िया की ओर भी देखो, तो अब उस बुढ़िया से पहले उस शब्द का उल्लेख है, तो उसमें भी क्या माना जाएगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। ये तो हमें विशेषण के सामान्य 4 प्रकार प्राप्त होते हैं। अब विशेषण के कुछ विशेष अन्य एक भेद भी, 2 भेद भी आते हैं, वो भी पढ़ेंगे। और किस प्रकार से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि ये इतना समझ में आया है और कोई समस्या है तो समस्या भी लिखेंगे, समझ में आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।